प्यारे भैया बहनों, अपन ने कल हिंदी साहित्य के विकास में कुछ फैक्ट को पढ़ लिया था। उसके आगे से अपन शुरू करते हैं। तो देखो, लल्लू लाल जी ने अपनी कृति प्रेम सागर में प्राकथन में लिखा है कि यामिनी भाषा छोड़कर दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम सागर धरा, अर्थात यवनों की भाषा छोड़कर दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में रचना कर पुस्तक का नाम प्रेम सागर रखा है। किसने? लल्लू लाल जी ने। लल्लू लाल जी की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल का मंतव्य यानी उनके विचार है कि लल्लू लाल जी का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। मतलब लल्लूलाल जी का जो काव्य भाष है वो किससे संबंधित है? गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही है अधिकतर है। मतलब जो गद्य भक्तों की कथा वार्ता हैं काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, मतलब उसके व्यवहार का कोई महत्व नहीं, और न ही संबंध की विचारधारा के योग्य है। ठीक, आगे सदन मिश्र ने अपनी रचना, ये सब कवियों के नाम है ना। सदन मिश्र ने अपनी रचना नासिकेतोपाख्यान में लिखा है। किसमें? नासिकेतोपाख्यान में, कि जिसमें चंद्रवती की कथा कही है। देववाणी अर्थात संस्कृत में कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया। सदन मिश्र की भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल का कहना है, उन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और जहाँ तक हो सका खड़ी बोली का ही व्यवहार किया, पर उनकी भाषा सिर्फ साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द के स्थान स्थान पर मिलते हैं। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों के बारे में आचार्य शुक्ल ने निष्कर्षात्मक टिप्पणी की है। इन चारों लेखकों में आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। इन दो में से मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख के लेखनी भी चारों से पहले उठाई गई गद्य के प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए, है ना। तो इसको आप एक दो बार पढ़ लेना अच्छे से। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग के दो प्रसिद्ध लेखकों कौन कौन से? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर दो सिद्धांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गवारूपन दूर कर उसे उर्दू ए मोर्चा बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृति निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य। कब प्रारंभ हुआ है भारतेंदु युग? 1850 से 1900 ईस्वी के मध्य, है ना। अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली। मतलब जो हिंदी की शुरुआत हुआ भारतेंदु काल में ही उसका स्वरूप नया बदला, और उनके समय में हिंदी के गद्य में बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। मतलब हिंदी में बहुमुखी यानी कि बहुत प्रकार से उसका संगम हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु मानते थे कि खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती, है ना। मतलब भारतेंदु का मानना था कि खड़ी बोली में अपन कविता नहीं लिख सकते। किस विषय में बात हो रही है? भारतेंदु युग कब से कब तक का है? 1850 से 1900 के मध्य। सो वे गद्य खड़ी बोली और पद्य ब्रज भाषा में लिखते थे। मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। चित्तानुसार यानी उसके मन के अनुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चित
होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम है। खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष थे अयोध्या प्रसाद खन्नी। उन्होंने 1887 में खड़ी बोली का पद्य खड़ी बोली की पद्मात्मक काव्यात्मक रचनाओं का संकल्प प्रकाशित कराया। उन्होंने भारतेंदु के बारे में कहा कि बाबू हरिश्चंद्र ईश्वर नहीं थे, उन्होंने भाषा शास्त्र का ज्ञान होता तो खड़ी। चलो इसके आगे अपन पढ़ते रहे। बोली में पद्य रचना नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहते कि भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप से अपनाकर युगानुरूप स्वयं दृष्टिकोण का परिचय दिया। लेकिन पद्य रचना के मामले में ब्रजभाषा खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा। मतलब जो पद्य में जो रचना की उसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर हमेशा विवाद बना, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ है ना। जिसका अंत कब तक मतलब कब जाके हुआ? द्विवेदी युग में। अब द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये 1900 से 1920 के मध्य माना जाता है द्विवेदी युग। किस कब से कब के मध्य माना जाता है? 1900 से 1920 के मध्य। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 ईस्वी में, मतलब खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधित त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब गद्य की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी। खड़ी बोली ने पद्य में ब्रज भाषा को अपदस्थ का निर्विवाद रूप उसका ध्यान, चलो आगे इसको, उसका ध्यान मिनट, उसका स्थान के ले लिया। इस प्रकार ब्रज भाषा जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा है उसके क्षेत्र में सीमित हो गई अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली जिसके साथ बोली शब्द लगा है भाषा बन गई और इसका सही नाम हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रह गई, अपितु वह समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई। कुल मिला के जो ये खड़ी बोली और ब्रजभाषा थी, इनके मिश्रण से हिंदी भाषा का इसने रूप ले लिया और ये उत्तर भारत के साहित्य का माध्यम बन गए। द्विवेदी युग के साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई, मतलब द्विवेदी युग के साहित्य में इसका मिश्रण होने से विभिन्न विधाएं विकसित हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह चंद्रधर शर्मा, गुलेरी आदि के अवदान विशेष उल्लेखनीय है ना। ये जो इसमें कवि है इन सबके इसमें क्या है, विविध विधाएं इसमें विकसित है, ठीक है ना। इन्होंने जो भी इस भाषा में उन्होंने उल्लेख किया है। अब आगे अपन छाया युग के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखो अपना जो छाया युग है ये 1838 ईस्वी के मध्य माना जाता है ना, उसके बाद का है ना। अब साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण है ना। मतलब साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में प्रसाद, इसमें कौन कौन है योगदान देने वाले वैज्ञानिक? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। ये जो कवि है ये किसके? छायावादी युग के है ना। इसमें महती योगदान दिया। इनकी रचनाओं में देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति करने में ब्रज भाषा से कम समर्थ हैं। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। अभिव्यंजना की विविधता, बिंबो लाक्षणिकता, रसात्मक लालीय छायावाद युग की भाषा की अंतरिम विशेषताएं हैं। हिंदी काव्य में छायावाद युग के बाद प्रकृतिवाद युग
1936 और 56 में प्रयोग युग, 1943 में 50 ईस्वी नई कविता, 1951-67 आदि आए। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास हुआ। पद्य के ही नहीं गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग रहा। मतलब कि पद्य ही नहीं बल्कि गद्य में भी इस छायावादी युग साहित्य में खड़ी बोली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी में प्रेमचंद्र, नाटक में जयशंकर प्रसाद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी भाषा शैली और मर्यादा स्थापित थी। उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। गद्य साहित्य आज भी किया जा रहा है। गद्य साहित्य में इनके महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं के इतिहास में कालों का नामांकन इनके नाम को केंद्र में रखकर किया गया। जैसे उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नाटक के इतिहास में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, आलोचना के इतिहास में शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं के इतिहास में ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठापित हैं जिसकी रोशनी में हम पीछे और आगे दोनों की तरफ बहुत दूर तक देख सकते हैं। कुल मिला के हिंदी साहित्य में जिन जिन बोली का जब मिश्रण हुआ तो किस किस रूप में कौन कौन सी रचनाएं है ना इसमें विकास हुई और उस कालखंड के अवधि में कौन कौन से कवि थे एवं उन कौन कौन सी रचनाएं गद्य पद्य के रूप में इन शब्दों का उपयोग करके हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आगे अपन हिंदी के विभिन्न नाम एवं रूप इसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो हिंदी के विभिन्न नाम एवं रूप, हिंदवी, हिंदुई, जबान हिंदी, देवलवी, ये हिंदी के विभिन्न नाम बोल सकते हैं या इनके रूप दोनों एक ही है ना। मध्यकाल में मध्य देश की हिंदुओं की भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 के मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देशी भाषा हिंदवी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खालिक बहारी की रचना की जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार और देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। मतलब कुल मिला के जो ये खालिक बारी की जो रचना की है जिसमें हिंदी शब्द कितने बार 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार और देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ। नोट में उसने एक बात नोट करके लिखी है कि जो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता फारसी सूफी कवि अब्बू सईद है ना। इसका जो प्रथम प्रयोक्ता फारसी सूफी कवि कौन है? अब्बू सईद 167 से 1049 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रयोक्ता भारतीय सूफी कवि अमीर खुसरो 1253 और 1325 ईस्वी के मध्य है ना। तो ये इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लेना और समझ लेना है ना। आगे भाषा एवं भाखा, विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है ना। मतलब भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किन कवियों ने किया? विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा पुंसी के नाम से ही अभिहित करना इसी बात का सूचक है। रेखता, मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा जैसे मीर गालिब की रचनाएं। आगे दक्षिणी, दक्षिणी और आगे क्या है? दक्षिणी। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमान द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है।
दक्षिणी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी 1667 और 1707 को है। वह मुगल शासन काल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्षिणी हिंदी का लोकप्रिय बनाया, है ना। किसको लोकप्रिय बनाया? मुगल शासक प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी। कब पहुंचा वो भारत? 1967 को। और वो मुगल शासक काल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्षिणी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। किसको? दक्षिणी हिंदी को। फिर आगे खड़ी बोली। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ है ना। कौन कौन सी, उसको अपन अध्ययन कर लेते हैं। पहली है इसमें हिंदी शुद्ध, है ना, हिंदी, फिर शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी और नागरी हिंदी और आर्य भाषा, है ना। नगरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुत बड़ी बोली जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, है ना। मतलब लिपि लिखित संस्कृत की बहुत बड़ी खड़ी बोली है जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, है ना। उदाहरण भी दे दिया उसने। खड़ी बोली के लिए आगे उर्दू, जबान उर्दू मोल्ला फारसी लिपि में लिखित है। कौन सी लिपि में? फारसी लिपि में लिखित है। अरबी फारसी बहुत खड़ी बोली है ना, जैसे मंटो की रचनाएं। आगे हिंदुस्तानी, ये हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप से वह आम जन द्वारा प्रयुक्त, जैसे प्रेमचंद्र की रचनाएं, है ना। प्रेमचंद्र की जो रचना है इसमें हिंदुस्तानी, है ना, इसमें जो शैलियाँ कौन सी? हिंदुस्तानी और हिंदी उर्दू का मिश्रण है इसमें। हिंदुस्तानी में कौन सा मिश्रण है इसमें? हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण द्वारा प्रयुक्त रचनाएं प्रेमचंद्र की रचनाएं। जो प्रेमचंद्र की जो रचना है ना, उसमें इन दोनों भाषाओं का इसमें मिश्रण है ना। आगे इसने नोट करके एक बात लिखी है, क्या कि 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था। मतलब 13वीं सदी से और 18वीं सदी तक हिंदू उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था, है ना, उस समय की अवधि में। हिंदी के विभिन्न अर्थ, अब हिंदी के विभिन्न अर्थ कौन कौन से उसको भी आप समझ लेते, क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, है ना। तो पहला अर्थ है भाषा शास्त्रीय अर्थ। अब भाषा शास्त्रीय अर्थ में कैसे? नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुत खड़ी बोली, है ना। अब हिंदी के विभिन्न अर्थ में पहला अर्थ है भाषा शास्त्रीय अर्थ। इसका अर्थ है नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली। दूसरा है संवैधानिक या वैधानिक या कानूनी अर्थ। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्य की राजभाषा है ना। मतलब हिंदी को भारत में कहाँ का किस तरीके से उपयोग किया, उसके विभिन्न अर्थ में है इसका उपयोग, है ना। आगे फिर सामान्य अर्थ, समस्त हिंदी भाषा क्षेत्र की परिनिष्ठिता भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा। चौथा है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। मतलब व्यापक अर्थ में आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली की में सीमित नहीं किया जा सकता है। हिंदी के सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी की व्यापक अर्थ में आती है। मतलब हिंदी से रिलेटेड जितनी भी उपभाषाएं हैं वह सभी किसके अंतर्गत आती है? हिंदी की व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। ठीक है। आगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, है ना। जब अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे विकास रहा, है ना, उससे संबंधित फैक्ट। राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि इसका मीनिंग क्या है? आम जन की भाषा, जिसको जन भाषा भी बोलते हैं। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा देश का कामकाज किस भाषा में होना चाहिए, किस भाषा को लोगों को समझ में आता है, उसको ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। उसमें लोग अपने विचार विनिमय एक दूसरे के संचार माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से फैलाते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं, है ना, और अपनी जीविका चलाते रहते हैं। ठीक है। आगे राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की एक उपज होती है। मतलब जो राष्ट्रभाषा होती है ना वो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जब बातचीत होती है वहाँ पर भी इसका एक उपज का कार्य करती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय तथा तत्कालीन हितों को पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय
अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वही राष्ट्रभाषा ही है ना। जैसे कि अपने देश में है तो बहुत सारी भाषा है ना, लेकिन जब ये सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी भाषा उपयुक्त रहेगी और उसको ही सब उसको अनुमति दे देते हैं है ना, और वही एक आवश्यक उपादान बन जाती है और वही राष्ट्रभाषा बन जाती है। आगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है ना। जब अपने देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने किया। और उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस भाषा का रहा? हिंदी भाषा का। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषज्ञ 1900 से 1947 ईस्वी राष्ट्रभाषा बनी। मतलब हिंदी अपने देश की राष्ट्रभाषा कब से बन गई थी? 1900 ईस्वी से 1947 राष्ट्रभाषा बनी है ना। आगे, राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक एवं जनमान्य प्राप्त शब्द है। मतलब राष्ट्रभाषा को एक संवैधानिक पद नहीं है कि किसी देश से अपन ने कुछ चीज़ें ली या कोई अंग्रेज अपने ऊपर थोप के गए। ये यानी क्या है? ये प्रयोगात्मक जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है कामकाज में, व्यवहारिक यानी जिसको दैनिक कार्य में लोग सबसे ज़्यादा व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करते। जन मान्यता यानी जिसकी मान्यता कौन? जनता देती है, यानी कि जिस भाषा में लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं है ना, और सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है कि अपने देश की राष्ट्रभाषा ये होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको मान्यता होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी बना दे है ना। आगे, राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। मतलब राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिकता शर्त देश में विभिन्न समुदाय के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है ना। इसका राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मतलब जो एक भाषा रहती है जो सभी धर्म के लिए वो एक मान्य होती, उसके अनुरूप आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, तो इससे देश की एकता बनती रहती है और सबको लगता है कि हमारे देश की कोई भाषा भी है ना। ठीक है। आगे, राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है ना। एक संपर्क भाषा नहीं, इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं, विचार करते हैं, जान पहचान करते हैं। ठीक है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। मतलब जो राष्ट्रभाषा का स्वरूप होता है वो लचीला होता है, वो लचीला यानी कि बहुत सरल होती है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है। अंग्रेजों का योगदान है ना। अभी इसमें अंग्रेजों का क्या योगदान है? राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज होती है ना, संपर्क नहीं लिंक लैंग्वेज होती। हिंदी दीर्घकाल में सारे देश के जन जन में पारंपरिक संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि दक्षिण भारत में आचार्य वल्लभाचार्य, रामानुजन आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया है। हिंदी भाषी राज्यों में भक्त संत कविया जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई तो कंपनी सरकार ने पोर्ट विलियम कॉलेजों में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देखकर मुक्त कंठ से हिंदी की सराहना की। ठीक है। ठीक है। ये जितने भी अंग्रेज उनके नाम अपन पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में फिर अपन अगले वीडियो में देखेंगे। सिटी मेटकॉप ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिल ग्राइस्ट को लिखा कि भारत में जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमायूं से पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिद्धू
तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे, है ना। ये किसने कहा था? सिटी मेटकाप ने कहा 1806 में, अपने शिक्षा गुरु जॉन को लिखा था पत्र, उसमें उसने ये बातें कही थी। आगे टॉमस रोबक ने क्या कहा? टॉमस रोबक ने 1807 में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। ये किसने कहा था? टॉमस रोबक ने। कब? 1807 में, एक लिखा था एक लेटर में उसने, है ना। आगे विलियम कैरी ने 1816 में ईस्वी में लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि उसने क्या कहा था विलियम कैरी ने 1816 में, कि हिंदी कोई केवल एक प्रदेश की भाषा नहीं है बल्कि ये पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है ना। क्योंकि उसने जब भारत में भ्रमण किया तो लोगों के बोलचाल के तरीकों को देखा। H.T. कोलब्रुक ने लिखा कि जिस भाषा का व्यवहार भारत में प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव से थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है ना। ये H.T. कोलब्रुक ने कहा है कि जो अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों समझ जाते हैं जिस भाषा का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। ग्रिटलिंग्स फ्रेंच। इन विद्वानों के मंतव्यों को स्पष्ट है कि हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगत लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी जो 2 लिपियों में लिखी जाती थी। 2 लिपियाँ ने उसकी शैलियाँ होती है। अंग्रेजी में हिंदी का प्रयोग से लेकर हिंदी की महती संभावना और राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा, है ना। मतलब हिंदी ने सबसे ज़्यादा महती संभावनाओं और राष्ट्रीय नेताओं और साहित्यकारों का ध्यान खींचा, इसलिए हिंदी सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज भी है। भाषा से हिंदी साहित्य के विकास में अपन धर्म समाज सुधारक के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।